तो लीजिए सुनिए पथिर पंचाली का तृतीय अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तृतीय अध्याय पथिर पंचाली। इंदिरा पुरखिन को लौटे हुए 6-7 महीने हो गए, पर इस बीच में सर्वजया ने उसके साथ एक दिन भी अच्छी तरह बातचीत नहीं की। आजकल उसे यह भी मालूम होता है कि उसकी लड़की इस बूढ़ी जो 7 पीढ़ी चाट कर बैठी हुई डाइन है, उससे कहीं अधिक चाहती है। ईर्ष्या तो होती ही है, क्रोध भी आता है। इसने कोक की बेटी को गैर बना दिया। वह दोनों जून बात बात में बुढ़िया को अपना रास्ता दिखाने की इशारा करती है, पर यह रास्ता किधर है? होश आने से लेकर अब तक 70 साल की बुढ़िया को इसका कुछ पता ही नहीं चला। इतने दिनों बाद उसका पता कैसे लगेगा, यह बुढ़िया सोच भी नहीं पाती। वर्षा ऋतु खत्म हो रही थी। बुढ़िया को एक जुगत सूझी। 6 कोस दूर भंडार हाटी में उसका दामाद रहता है। उसका नाम चंद्र मजुमदार है और वह अब भी जीवित है। चंद्र मजुमदार खाता पीता संपन्न गृहस्थ है। हाँ, बेटी के मर जाने के बाद दामाद से नाता टूट गया। आज से 35-36 वर्ष पहले की बात है। तब से फिर न किसी तरह की भेंट मुलाकात हुई, न चिट्ठी पत्री आई गई। फिर भी यदि वह वहां पहुंच जाए तो क्या दामाद उसे आश्रय देने से इनकार करेगा? संध्या से पहले भंडार हाटी गांव में बैलगाड़ी एक बड़े से चौपाल के सामने ठहरी। गाड़ीवान के पुकारने पर एक 24-25 साल के युवक ने आकर कहा, गाड़ी कहाँ की है? उसके पीछे पीछे एक बुढ़ा मकान से बाहर आया और उसने पूछा, राधु कौन है? पूछो कहाँ से आ रही हैं? बुढ़िया पहचान गई, पर अवाक रह गई कि यही उसका दामाद चंद्र है। 40 साल पहले का वह दोहरे बदन वाला नवयुवक और इस सफ़ेद वाले अधेड़ व्यक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। बुढ़िया मन ही मन निराश हो गई। बात को ना जाने मन में कौन कौन सी भावनाएं एक साथ आईं और उनसे मन पर ना तो हर्ष का ही बोलबाला रहा, ना विषाद का, और एकाएक विहल होकर ढान मारकर रो पड़ी। बहुत दिनों बाद रोने में बेटी का नाम आ गया। विस्मित चंद्र मजुमदार पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। ना जाने कहाँ कहाँ की अटकल भिड़ा रहे थे, पर फौरन ही बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी सास के चरण छुए। जरा संभल कर बुढ़िया ने कुछ घूंघट काट कर भर्राई हुई आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हारे पास जरा सहारे के लिए आई हूँ। और फिर अब रहना ही कितने दिन है? सारी दुनिया में मेरा कोई नहीं, और इस उम्र में भात और कपड़े के लिए। मजुमदार ने बड़े लड़के को गाड़ी से सामान उतारने को कहा और उसी के साथ सास को घर के अंदर भेज दिया। दूसरी शादी से एक लड़की थी, वह इस समय विधवा है। वह और बड़ी पतोही घर की मालकिन है। और भी 3 पतोहे हैं और 3-4 पोता पोती भी हैं। ताड़ के तने के खंभे पर आड़े बंधे हुए 2 बहुत बड़े कमरे, सामान बिस्तर संदूकचियों से भरे हुए थे। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मजुमदार महाशय की बेवा लड़की का नाम हेमवती है। बड़ी अच्छी लड़की है। उसने अपने हाथ से फल काटकर कलेवा सजाकर बड़ी आवभगत की। फिर इधर उधर की बातें पूछने लगी और फिर बोली, आपने मुझे कभी देखा तो नहीं होगा, इसके पहले कभी इधर पधारी नहीं। बगल ही में रसोई घर में लड़के संध्या समय खाने के लिए बैठे थे और बुरी तरह शोर मचा रहे थे। एक चिल्लाकर कह रहा था, माँ देखो, उमा ने दाल मेरी पत्तल में डाल दी। पोतहू चिल्ला रही थी, तो उसके साथ खाने ही क्यों बैठता है? रोज कहती हूँ तेरी उससे नहीं पड़ती तो अलग बैठ। पर 10-15 दिन कट जाने पर भी बुढ़िया का नयापन दूर नहीं हुआ। मन नहीं लगा। नए ढंग के घर द्वार हैं, नए रास्ते, नए ढंग की गृहस्थी। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ अपनापन नहीं है, सब गैर है। प्रतिदिन संध्या समय वह एकांत बरामदा और मुन्नी तथा मुन्ना का चेहरा याद आता। 20 दिन बाद बुढ़िया यहाँ से जाने के लिए छटपटाने लगी। अब तो रहा नहीं जाता था। स्वामी को पहली शादी की सास के एकाएक आने तथा यहीं रह जाने की बात सुनकर बड़ी बहू पहले खुश नहीं थी, इसलिए जब वह चली गई तो वह खुशी हुई, नाखुश तो नहीं थी। ईश्वर जाने चंद्र मजुमदार के मन में क्या था, पर बड़े बेटे और बड़ी पतोह के डर के मारे कुछ कह नहीं पाए। बहुत दिनों के बाद अपनी कोठरी के बरामदे में दुर्गा और मुन्ना को पास में लेकर बैठी और सामने से चांदी छिटकाने वाली नारियल की शाखाओं का हौले हौले डोलना देखते देखते बुढ़िया को ऊँघ आने लगी। पहले मुन्ना ने बड़ा मान किया था, बात नहीं की। पास नहीं आई मुन्नी। तरह तरह के ढांढस बनाने और दिलजोई करने के बाद मेल हुआ। बुढ़िया भतीजी के साथ स्नेह पे हाथ फेरती हुई कहती है,
एक जोड़ा लाल झुमका हो तो अच्छा लगे। नहीं नहीं, आजकल वह कौन सा चल रहा है ना, क्या कहलाता है, वही दूंगी। जाड़ा पड़ने लगा। बुढ़िया उस मोहल्ले के गांगुली भवन में जाकर बूढ़े रामनाथ गांगुली से बोली, भैया राम, अब जाड़ा बहुत पड़ने लगा है, कुछ ऐसा ओढ़ना नहीं है कि सवेरे शाम ओढ़ ओढ़ कर बैठे, तुम मुझे एक दिलवा दो। राम गांगुली बोले, अच्छा दीदी, एक दिन आना, इस महीने में तो कुछ होना हवाना नहीं, अगले महीने कोशिश करूँगा। बहुत दिनों की दौड़ धूप के बाद एक दिन उसने एक लाल छिटकी सूती चादर थमाते हुए कहा, लो दीदी, बड़ी गर्म चीज़ है, दाम 9.5 आने हैं, इससे अच्छी चीज़ नवाबगंज में नहीं मिल सकती, मैं बुधवार को लाया था, खोल कर देखो ना कैसा है। बुढ़िया को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह खुशी से एक झलक हंसकर उसे खोलकर उड़ते हुए बोली, वाह बहुत सुंदर है, कैसा कपगफ कपड़ा है, भैया तुम जीते रहो, कनाई और बलाई जीते रहें, बड़ी उम्र पाएं। उस अनंदा से तो एक चादर मांगते 3 साल हो गए, वादा करके भी उसने नहीं दी, अब शौक मिटा लो, अब हूँ ही कितने दिन की। और ज्यों ही उसने खुशी के मारे सर्वजया को चादर दिखलाई, त्यों ही तड़ाक से उत्तर मिला, देखो ननद जी, तुम्हें मैं साफ साफ बताए देती हूँ, इस घर में रहकर इधर उधर मांगती फिरो, यह नहीं हो सकता। जो भीख की मांगनी हो तो और कहीं कूच कर जाओ, यहाँ यह सब नहीं चलने का। बुढ़िया वह बात पी गई। इस प्रकार की कई बातें उसे दिन में 10 बार पचानी पड़ती हैं। उसे वह पुरानी तुकबंदी भूली नहीं, लात खाए पुचकारिए, होए दुधारू धेनु। पर दुर्गा बहुत खुश हुई थी, बोली, फूफी कै पैसे की है, कैसी लाल है ना। फूफी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं मरूंगी तो विरासत में तेरे लिए छोड़ जाऊंगी, तू बड़ी होकर इसे ओढ़ना। नई चद्दर की माड़ की सौंधी गंध बुढ़िया को बहुत अच्छी मालूम होती। सवेरे चद्दर लपेटकर झाड़ू लगाते समय बीच बीच में अपनी तरफ देखती जाती और पनघट के रास्ते अकारण खड़ी रहती। राह से गुजरने वाली निरह बहू बेटियों को पुकार कर कहती, कौन है, राजी की अम्मा, आज इतनी अबेर काहे हो गई। अधिक भूमिका न बांधकर वह मुस्कुराकर अपनी तरफ दृष्टि आकर्षित करने की कोशिश करते हुए बोलती, उस मोहल्ले के रामनाथ ने दी है, समझी ना, इस चद्दर का दाम ही 9.5 आने हैं। दो एक शरारती लड़कियां कह देती, दादी लाल चद्दर में तो खूब खिल रही हो, कहीं दादी की शादी तो नहीं हो रही। उस मोहल्ले की दासी मालकिन ने आकर आज हंसते हुए बहू से कहा, बहू मैं 2 पैसे लेने आई हूँ, कल इंदिरा फूफी मुझसे एक जंगली शरीफा ले आई थी, इस करार पर लिया था कि आज मैं दाम ले जाऊं। सर्वजया गृहस्थी का काम काज कर रही थी, अवाक होकर बोली, तुम्हारे पास से जंगली शरीफा ले आई। दासी मालकिन बड़ी रोजगारी है, मामूली इमली आमड़ा से लेकर जरा सा साग तक वह पैसा लिए बिना नहीं देती। दासी का हंसमुख चेहरा कड़ा पड़ गया, बोली, लाई है या नहीं जाकर अपनी ननद से पूछ लो, क्या सवेरे सवेरे 2 पैसे के लिए झूठ बोलूंगी, मैं 4 पैसे से कम में नहीं देती, पर मैंने कहा जाने तो बुढ़िया है, तबीयत चल गई तो 2 पैसे में ही ले लूंगी। क्रोध के मारे सर्वजया के मुंह से कोई बात नहीं निकली। जंगली शरीफा तो चारों तरफ इतना पैदा होता है कि ढोर भी खाकर अगा जाए, गवई गांव में कोई उसे मोल लेकर खा सकता है, यह सर्वजया की समझ में ना आया। ठीक उसी समय बुढ़िया ना जाने कहाँ से आ टपकी। सर्वजया जैसे उस पर झपट पड़ी, बोली, कब्र में पैर लटका कर बैठी हो, कम से कम यह तो होना चाहिए कि जिसका खाती हो उसके पैसे पर कुछ रहम खाओ, और सो भी तो तुम खरीदने गई तो क्या जंगली शरीफा। तुम्हें बैठा बैठा कर आज शरीफा तो कल अनार कहाँ तक खिलाया जाए। अगर शौक है तो अपने पैसे से पूरा करो, दूसरे के सिर पर शौक करते तुम्हें शर्म नहीं आती। बुढ़िया का चेहरा फक हो गया, जरा हंसने की कोशिश करते हुए बोली, दे दे बहू, मैंने सोचा पका हुआ शरीफा है सो खा लूँ, अब क्या दिन है, दे दे पैसे। सर्वजया पहले से चौगनी चीख कर बोली, पैसा, पैसा बहुत सस्ता है ना, अपना लोटा कटोरा है ना, उन्हें बेचकर पैसा दे दो। कहकर वह पीछे के दरवाजे से घाट की तरफ चली गई। दासी थोड़ी देर खड़ी रहकर बोली, कान पकड़ती हूँ, नाक रगड़ती हूँ, अपनी चीज़ें बेचकर ऐसी खुआरी कभी नहीं हुई। इंदिरा फूफी, मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम्हारे पल्ले पैसा नहीं तो वह काला शरीफा लेना ठीक ना रहा। इस तरह उधार पर चीज़ ना लिया करो, तुम लोगों का झगड़ा है सो तुम भुगतो, मैं गरीब हूँ, उस जून आऊँगी तब पैसा चुकता कर देना। दासी के पीछे पीछे बिटिया मकान के बाहर के आंगन तक आई, बोल रही थी, फूफी पुरनिया ठहरी, एक शरीफा लाई है तो क्या हो गया, पुरनिया है तो क्या खाने का इच्छा नहीं होती। दासी फूफी बहुत बढ़िया शरीफा था, मैंने भी आधा खाया था, क्या फूफी जी तुम्हारे घर में पेड़ है। बाद को उसने चिल्ला कर कहा, सुनो दासी फूफी, मेरे पास एक पैसा है गुड़िया के बक्से में,
माँ घर में ताला लगा कर गई है, जब लौटेगी तो तुम्हें चुपके से दे आऊँगी, पर कहीं माँ को ना बता देना। दोपहर के कुछ पहले इंदिरा बुढ़िया मकान छोड़कर जा रही थी। बाएं हाथ से एक छोटी सी पोटली जिसमें मैले कपड़े थे, दाहिने हाथ में पीतल की चद्दर वाला लोटा लटक रहा था और बगल में एक पुरानी चटाई थी जिसकी फटी हुई किनारी से सीके झूल रही थी। मुन्नी बोली, फूफी मत जाओ। फूफी तू कहाँ जाएगी? उसने दौड़कर चटाई के पीछे वाला हिस्सा पकड़ लिया। बोली, तू जाएगी तो मैं रहूँगी, हाँ देख लेना। सर्वजया ने बरामदे से कहा, जाना ही हो तो चली जाओ, पर ऐसे ढंग से ना जाओ कि गृहस्थ का अकल्याण हो। मैं बाल बच्चेदार स्त्री हूँ, इतने दिनों तक जिसका खाया पहना उसका सगुन असगुन भी तो देखना चाहिए। ऐसे मौके पर बिना खाए जा रही हो, मालूम होता है कि तुम गृहस्थ का कल्याण चाहती हो, यही तुम्हारी मंशा है ना। ऐसा मन नहीं पाया होता तो तुम्हारी आज यह दशा क्यों होती। पर बुढ़िया नहीं लौटी। मुन्नी रोते रोते बहुत दूर तक साथ गई। बुढ़िया गांव के उस मोहल्ले के नवीन घोषाल के घर जाकर ठहरी। नवीन की बहू ने सारी बात सुनकर अचंभा दिखाते हुए कहा, चाची ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया, तो रहो तुम यहीं रहो। 2 महीने तक वहां रहने पर बुढ़िया उस जगह को भी छोड़कर 3 कौड़ी घोषाल के यहाँ पहुंची और वहां से पूरन चक्रवर्ती के घर। हर घर में वही माजरा नजर आता। पहले खूब स्वागत और आवाभगत होती और उसके बाद लोग तरह तरह से अपनी नाराजगी दिखाते। खामखा यह सलाह दी जाती कि झगड़ा निपटा लो और घर लौट जाओ। बुढ़िया और भी 2-3 घरों में गई। मन में बराबर यह आशा रहती कि और नहीं तो हरिहर तो उसे बुलाया नहीं भेजेगा, पर 3 महीने हो गए कोई बुलाने नहीं आया। इसी आस में वह उस मोहल्ले के 2-1 चक्कर भी काट आई, पर मुन्नी से भेंट नहीं हो पाई। लोग हमेशा के लिए तो किसी को रखना नहीं चाहते। पूरब के मोहल्ले की चिंता ग्वालिन की एक झोपड़ी अधगरी हालत में पड़ी थी। सबने मिल माल कर उसे बुढ़िया के लिए ठीक कर दिया और यह तय हुआ कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सहायता देंगे। कोठरी बहुत ही छोटी थी, दीवार भी ढंग की नहीं थी, मोहल्ले से दूर बांस के जंगल में थी। लोगों से सुनने में आता कि सर्वजया ने कहा है, लोग इसकी जिद देखें, अब इस घर में उसका रहना नहीं हो सकता। जिसने सगुन असगुन नहीं देखा, बच्चों के प्रति जिसको मोह नहीं, उसे मैं घर की देहरी भी नहीं लागने दे सकती। वह जाकर ढोरों के मरघट में मरे। जिन लोगों ने सहायता करने की ठानी थी उनमें पहल तो कुछ उत्साह से सामान जुटाया, पर बाद में उनका जोश ठंडा पड़ गया। बुढ़िया सोचती थी कि हाय उस दिन मैंने नाहक इतना गुस्सा किया और चली आई। बहू ने मना किया और मुन्नी इतना रोई, हाथ पकड़कर खींचती रही, पर मैं ना मानी। पिचके हुए गाल आंसुओं से भर गए। मन ही मन बोली, इतना दुख तो मुझे बताता, हाय मेरी बेटी जिंदा होती। चैत की संक्रांति है। दिन भर धूप तेज रही। संध्या समय थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। गोसाई मोहल्ले में चड़क उत्सव का ढोल बज रहा था। अभी मेला खत्म ना हुआ था। धूप में इस घर उस घर चक्कर लगाने तथा दुश्चिंता के कारण प्रतिदिन संध्या समय बुढ़िया को थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा। वह चटाई बिछाकर बरामदे में चुपचाप पड़ी हुई है। सिर के पास मिट्टी की छोटी हंडिया में पानी रखा है। बात यह है कि इस बीच में पीतल के चद्दर के लोटे को 4 आने में गिरवी रखकर चावल मोल लिया। बुखार में प्यास लगती है तो वो हड़िया से पानी उड़ेलकर पीती है। फूफी, बुढ़िया कतरी छोड़कर एकदम से उठ बैठी। बरामदे की सीढ़ी से मुन्नी आ रही थी और उसके पीछे उसी के मोहल्ले की बिहारी चक्रवर्ती की बेटी राजी थी। मुन्नी ने साफ कपड़े पहन रखे थे, उसके कपड़े में कुछ पोटलियां सी बंधी थी। बुढ़िया अधिक बोल नहीं सकी। उसने बड़े आग्रह से दुबले पतले हाथों को बढ़ाकर उसे अपनी जोर से तपती छाती से लगा लिया। फूफी, किसी से मत कहना, किसी को कानो कान खबर ना होने पाए, मैं चड़क का मेला देखकर चोरी से आई हूँ। राजी भी मेरे साथ आई है। यह देखो, चड़क के मेले से तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। मुन्नी ने पोटली खोल कर दिखाई। बोली, मीठी खीले, तुम्हारे लिए 2 पैसे की मीठे खीले और 2 कमड़ा लाई हूँ। मुन्नी के लिए एक लकड़ी का गुड्डा लाई हूँ। बुढ़िया अब अच्छी तरह उठ बैठी। चीज़ों को हिला डुला कर देखने के बाद बोली, देखो देखो मेरी रानी बिटिया मेरे लिए क्या क्या लाई है। तुम रानी बनो। गरीब फूफी पर इतनी दया। देखो जरा मुन्ने का काठ का गुड्डा देखो, वह बहुत सुंदर है। कितने पैसे लिए? इसी तरह कुछ देर बातचीत के बाद मुन्नी बोली, फूफी तुझे क्या हो गया? तेरा बदन तो जल रहा है। दिन भर मारे मारे फिरने से ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने कहा जरा पड़ी रहूं। बच्ची होने पर भी दुर्गा फूफी के धूप में घूमने का कारण समझ गई। उसने दुख और भूख से दुबली फूफी के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरा, फिर बोली, तू जरूर घर आ जा फूफी, संध्या समय कहानी सुनने नहीं मिलती। कल जरूर आना। क्यों, आएगी ना?
बुढ़िया की बाछे खिल गई। बोली, क्या बहू ने तुझसे कुछ कहा है? राजी बोली, फूफी जी, चाची जी ने तो कुछ नहीं कहा। चाची जी नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ आए। हम लोग कुछ कहें तो वे नाराज होती हैं, पर तुम लौट कर आओ तो चाची जी कहा कर ठंडी पड़ जाएंगी। मुन्नी बोली, फूफी कल तू जरूर आना, माँ कुछ नहीं कहेगी। तो मैं अब घर जाती हूँ। अच्छा, किसी से न कहना, पर कल सवेरे आ जाना। सवेरा उठकर बुढ़िया ने महसूस किया कि तबीयत हल्की है। जरा दिन चढ़ते ही वह छोटी पोटली में 2 फटे कपड़े और मैला अंगोछा बांधकर घर की तरफ चली। रास्ते में गोपी वैष्णव की बीवी मिली तो बोली, बहन जी घर जा रही हो? लगता है इतने दिनों में भाभी जी का क्रोध कम हो गया है। बुढ़िया की बाछी खिल गई। बोली, हाँ, कल संध्या समय दुर्गा बुलाने आई थी, बहुत रोती धोती रही। बोली, माँ ने पुकारा है, चलो फूफी घर चलो। तो मैंने कहा, आज मुझसे ना जाया जाएगा, तू जा, कल सवेरे चली जाऊंगी। पर वह मानती थोड़ी ही थी, रोती ही रही, इसलिए सवेरे सवेरे जा रही हूँ। बुढ़िया घर में घुस गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। कल सारी रात बुखार के बाद इतनी दूर आने से वह बहुत थक गई। वह पोटली उतारकर अपनी कोठरी के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पीछे के दरवाजे से सर्वजया नदी से स्नान करके लौटी। इधर निगाह पड़ते ही बुढ़िया को देखकर वह कुछ देर तक आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रही। बुढ़िया हंसकर बोली, बहू अच्छी तो हो, इतने दिनों बाद आ गई कि तुम लोगों को छोड़कर इतनी उम्र में कहाँ कहाँ मारी मारी फिरूं। सर्वजया आगे बढ़कर बोली, तुम यहाँ पर क्या समझ कर आई हो? उसके रंग ढंग और लहजे से बुढ़िया का जी मुरझा गया और हंसने का उत्साह ठंडा पड़ गया। अपनी बात का उत्तर पाए बिना सर्वजया फिर बोल उठी, मैंने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि इस तरह गुजारा किसी के नहीं हो सकता, फिर कौन सा मुंह लेकर आई हो? बुढ़िया को जैसे काट मार गया, मुंह से और कोई बात नहीं निकली। फिर एकाएक रो पड़ी और बोली, बहू ऐसा ना करो, मुझे जरा सी जगह दे दो। अब अंतिम समय कहाँ जाऊँ, फिर बाप दादाओं की ज़मीन पर। अब बाप दादाओं की ज़मीन की दुहाई ना दो, तुम्हें तो इसकी भलाई सोचकर नींद नहीं आती होगी। जाओ, अभी दफ़ा हो जाओ, नहीं तो ऐसा उत्पात मचाऊंगी कि बस। बुढ़िया को यह कतई आशंका नहीं थी कि परिस्थिति इस प्रकार होगी। जैसे डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह बुढ़िया ने सहारा मिलने की आशा से उद्देश्यहीन ढंग से इधर उधर ताका। आज उसे सचमुच ही ऐसा मालूम हुआ जैसे बहुत दिनों का आश्रय सचमुच ही पैरों के तले खिसक रहा है और किसी तरह उसे बचाया नहीं जा सकता। सर्वजया बोली, जाओ ननद जी जाओ, दिन चढ़ रहा है, अब फजूल मत बैठी रहो, मुझे काम काज करना है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। बुढ़िया पोटली लेकर फिर बड़ी मुश्किल से उठी। दरवाजे के बाहर जाते ही उसकी निगाह आंगन झाड़ने की झाड़ू पर पड़ी, जो इस समय दीवार के कोने में उड़काई खड़ी थी। आज 3-4 महीनों से उसे किसी ने नहीं छुआ। इस जमीन की घास, कितनी मुसीबतों के बाद लगाया हुआ नींबू का पेड़, यह अत्यंत प्रिय झाड़ू, मुन्नी मुन्ना ब्रज फूफा की जन्मभूमि, उसके 70 साल के जीवन में इनके अलावा ना तो कुछ था, ना वह किसी चीज को जानती बूझती थी। आज ये सब हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। सहजन के पेड़ के पास से पोटली बगल में दबाए जाते देख राय घराने की मालकिन बोली, दादी लौटकर कहाँ जा रही हो, घर नहीं जाना? जब इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बोली, मालूम होता है अब कान से भी बिल्कुल हाथ धो बैठी है। शाम के समय किसी ने उस मोहल्ले से आकर सर्वजया से कहा, मालकिन जी, शायद आप लोगों की बुढ़िया की अब आखिरी घड़ी नज़दीक आ गई। कल दोपहर से पालित लोगों के खलियान के पास पड़ी हुई है, आगे उससे चला नहीं गया। एक बार जाकर देखा हो, क्या मालिक घर नहीं है? ना हो तो उन्हीं को एक बार भेज दो। पालित खानदान के बड़े से छप्पर के नीचे खलियान की बगल में इंदिरा पुरखिन अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। यह बात सही है। हरिहर के घर से लौटते समय खलियान के पास आकर उसकी तबीयत बिगड़ गई और धूप में और आगे न जाकर वह वहीं लेट गई। जब पालित घराने के लोगों ने देखा तो उन्होंने उसे चौपाल में उठाकर रखा। पीठ और सीने पर तेल की मालिश की गई, पंखा जला गया और जब सब कुछ करने पर भी मालूम हुआ अब चली की बेला है, तब उसे उतारकर जमीन पर लेटा दिया। उस मोहल्ले के बहुत से लोग उसे घेरे खड़े थे। कोई कह रहा था, मैं धूप में निकलने की क्या ज़रूरत थी, कितनी भयंकर धूप थी। कोई कह रहा था, अभी सब ठीक हो जाएगा, शायद गश आ गया है। नीशु पालित ने कहा, गश नहीं, अब बुढ़िया नहीं जीने की, शायद हरिहर ताऊ घर पर नहीं है, खबर तो भेज दी है, पर इतनी दूर कौन आता है। खबर पाकर दीनू चक्रवर्ती का बड़ा बेटा फनी पंडित मामला क्या है देखने के लिए आ गए। सब ने कहा, आओ पंडित जी, बड़ी तकदीर से आ गए हो, जरा मुंह में गंगा जल तो डाल दो, देखो तो क्या मामला है। यह ब्राह्मणों का मोहल्ला है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मरते समय गंगा जल ना मिले।
फनी पंडित ने अपनी लाठी विशु पालित को थमाते हुए बुढ़िया के सिरहाने बैठ गए। फिर आचमनी से मुंह में गंगा जल डालते हुए पुकारा, फूफी जी। बुढ़िया ने आंखें खोलकर फटी हुई आंखों से देखा। उसके मुंह से कोई जवाब सुनाई नहीं पड़ा। फनी पंडित ने फिर पूछा, आप कैसी हैं फूफी जी, क्या तबीयत खराब है? जब इस पर भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने गंगा जल मुंह में डाल दिया, पर पानी भीतर नहीं गया। तब विशु पालित ने कहा, पंडित जी एक बार और। थोड़ी देर बाद फनी पंडित जी ने बुढ़िया की आंखें बंद करा दी। बस क्या हुआ कि आंख में जो पानी जमा था वह पिचके हुए गालों से बहकर नीचे गिर गया। इंदिरा पुरखिन की मृत्यु के साथ साथ निश्चिंदपुर गांव में एक युग का अंत हो गया।